हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में टीसीपी का हेडर डिस्कस किया था, उसको हमने डिटेल में देखा था। टीसीपी के हेडर्स के अंदर क्या फील्ड्स होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है और कैसे कैसे वहाँ पे जो भी फ्लैग बिट्स हैं वो किस तरीके से यूज़ होती है डेटा ट्रांसफ़र में, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में और कनेक्शन टर्मिनेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट ट्रांजिशंस ऑफ टीसीपी। मीन्स जब कोई क्लाइंट और सर्वर में कम्युनिकेशन होता है तो वो जब डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या वो कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहे हैं या कनेक्शन को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो तीनों ही सिचुएशंस में क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे मूव करते हैं। तो उन स्टेट्स के क्या नाम हैं, वो स्टेट्स कैसे अकर होती हैं, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो स्टेट ट्रांजिशन को समझने के लिए यहाँ पे मैंने ये सिनेरियो लिया है, जिससे कि हम सारी जो स्टेट्स होती हैं जो आइदर क्लाइंट की हो या सर्वर की हो, वो यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। तो नाउ यहाँ पे आप देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहती हूँ जो मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, पिगी बैकिंग का। एक होता है पिगी बैकिंग और एक होता है प्योर एक्नॉलेजमेंट। तो कई बार आपका पिगी बैकिंग का मतलब क्या है कि अगर आप डेटा भी ट्रांसफर कर रहे हो एक्नॉलेजमेंट के साथ, ताकि क्या हो, चैनल का यूटिलाइजेशन बेटर हो, ठीक है, बैंडविड्थ आप अच्छे से यूटिलाइज कर सको। तो जब आप एक्नॉलेजमेंट प्लस डेटा साथ में सेंड करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट होता है आपका पिगी बैकिंग का। जबकि प्योर एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ चैनल पे एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहे हो, एक्नॉलेजमेंट के साथ कोई डेटा सेंड नहीं कर रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट होता है आपका प्योर एक्नॉलेजमेंट का। तो देखिए मैंने यहाँ पिगी बैकिंग का एक दिखा रखा है कॉन्सेप्ट। जैसे सपोज ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। यहाँ पे क्लाइंट ने अपना सीक्वेंस भेजा 200 से 400 का, ओके, प्लस और वो एक्नॉलेजमेंट किसकी दे रहा है, 900 की। 900 की एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अपना डेटा तो सेंड कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि 900 से पहले वाला डेटा मेरे को रिसीव हो चुका है, अब मैं 900 वाला जो सीक्वेंस नंबर है वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो जब ये डेटा और एक्नॉलेजमेंट रिसीवर के पास जाएगी, यानी कि सेंडर के पास जाएगी, तो सेंडर क्या करेगा, इस सीक्वेंस को तो एक्सेप्ट कर लेगा और जो 900 वाला सीक्वेंस नंबर है वो क्लाइंट को सेंड कर देगा। तो सीक्वेंस नंबर नेक्स्ट क्या जाएगा, सेंडर से क्लाइंट की तरफ 900 to 1000 जो भी उसका विंडो साइज होगा, प्लस एक्नॉलेजमेंट में जाएगी। एक्नॉलेजमेंट किसकी जाएगी, इस सीक्वेंस नंबर की, कि 200 से 400 मुझे अक्कर हो गया है, रिसीव हो गया है। अब नेक्स्ट जो एक्नॉलेजमेंट चाहिए वो किसकी चाहिए, 401 की। तो देखो ये जो दोनों सिनेरियोज हैं, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ये आपके होते हैं पिगी बैकिंग के। जबकि अगर आप यहाँ देखिए, सिर्फ क्लाइंट और सर्वर में क्लाइंट जो है सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, तो ये वाला जो सिनेरियो होता है ये आपका होता है प्योर एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पिगी बैकिंग एंड प्योर एक्नॉलेजमेंट। अब हम आते हैं स्टेट ट्रांजिशन पे। स्टेट ट्रांजिशन में जो क्लाइंट होता है इनिशियली किस स्टेट में होता है, सिंक सेंड स्टेट में, और सर्वर जो होता है वो लिसन स्टेट में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लाइंट जो है सिंक सेंड स्टेट में स्टेट से सिंक सेगमेंट भेजता है किसको, सर्वर को। सर्वर इस स्टेट सेगमेंट को रिसीव करता है और उसको क्या भेज देता है, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट। ठीक है, तो देखो लिसन स्टेट से किस में आ गया, जैसे उसको सिंक सेगमेंट रिसीव हुआ तो रिसीव स्टेट में आ गया। यहाँ से इसने अपनी एक्नॉलेजमेंट सेंड की, तो क्लाइंट जो है सिंक सेंड स्टेट से किस में चला जाता है, एस्टैब्लिश स्टेट में। कब, जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है सर्वर से। ठीक है, यानी सबसे पहले ये सिंक सेंड स्टेट में था, ये वाला था लिसन स्टेट में। क्लाइंट ने जैसे डेटा सेंड किया सिंक सेंड स्टेट में से डेटा सेगमेंट, सिंक सेगमेंट डेटा सेंड करते ही सर्वर जो होगा वो किस में चला जाएगा, सिंक रिसीव्ड स्टेट में। रिसीव्ड स्टेट में क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको एक सिंक सेगमेंट रिसीव हो गया है। आफ्टर रिसीवल व्हाट इट विल डू, ये क्या सेंड करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा इस रिसीविंग की। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा तो क्लाइंट किस में चेंज कन्वर्ट हो जाएगा, सिंक सेंड स्टेट से एस्टैब्लिशमेंट स्टेट में। अब क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है सीक्वेंस की, एक्नॉलेजमेंट की, तो यहाँ से क्लाइंट एस्टैब्लिशमेंट स्टेट में आके एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट सेंड करेगा। तो जैसे इसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो सर्वर भी किस स्टेट में चला जाएगा, एस्टैब्लिश्ड स्टेट में। ये इतना जो सिनेरियो है ये आपका कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेज है, जो हमारा 3 वे हैंडशेकिंग फेज होता है वो होता है। तो इसके अंदर एक तो सिंक सेंड स्टेट यूज होगी, जिससे एस्टैब्लिश स्टेट में जाएगा आपका क्लाइंट। सर्वर सबसे पहले लिसन स्टेट में होता है, जैसे उसको सिंक सेगमेंट मिलता है वो सिंक रिसीव्ड स्टेट में चला जाता है, और जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है क्लाइंट से तो वो किसमें चला जाता है, एस्टैब्लिश्ड स्टेट में। यहाँ तक आपने क्या करा, इसको कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया।
आफ्टर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट डेटा विल बी ट्रांसफर, ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा ट्रांसफर होगा। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा फेज, कौन सा, डेटा ट्रांसफर का फेज। फर्स्ट फेज हो गया हमारा, सेकंड फेज हो गया डेटा ट्रांसफर। ओके, अब लास्ट फेज क्या होता है कि सपोज डेटा कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया, नाउ द क्लाइंट एंड सर्वर वांट्स टू टर्मिनेट द कनेक्शन। तो जब क्लाइंट फर्स्ट फिन सेगमेंट भेजता है, फिन इज द फ्लैग बिट यूज्ड टू फिनिश द कनेक्शन और टर्मिनेट द कनेक्शन। तो जब क्लाइंट फर्स्ट फिन सेगमेंट भेजता है तो क्लाइंट कौन से स्टेट में होता है, फिन वेट 1 स्टेट में। फिन सेगमेंट भेजते ही ये सर्वर किस में चला जाएगा, यहाँ पे क्लोज वेट स्टेट में, जहाँ पे वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और क्लाइंट जो है फिन वेट 1 स्टेट से फिन वेट 2 स्टेट में चला जाएगा आफ्टर रिसीविंग ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फॉर फिन सेगमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब एक बार क्लाइंट ने फिन सेगमेंट भेज दिया तो वो डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। इस स्टेट में कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, बट क्योंकि सर्वर ने कोई फिन सेगमेंट अभी तक सेंड नहीं किया है तो सर्वर डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में तो डेटा ट्रांसफर हो सकता है, बट इस डायरेक्शन में अब डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। हालांकि डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, बट एक्नॉलेजमेंट अभी भी ये इसको सेंड कर सकता है। ये बात ध्यान रखना, जब भी कोई भी होस्ट से फिन सेगमेंट ट्रांसमिट होता है तो फिन सेगमेंट पे ट्रांसमिट होने के बाद डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट और सेंड कर सकता है, बट नो डेटा ट्रांसफर विल बी हैपन। हाँ, बट डेटा को भी रिसीव कर सकता है, क्योंकि अभी सर्वर ने फिन सेगमेंट को यहाँ पे इनिशिएट नहीं किया है, ठीक है। तो सपोज सर्वर को अभी यहाँ पे फिन सेगमेंट नहीं इनिशिएट करना था, क्योंकि उसके पास कुछ डेटा था जो उसे ट्रांसफर करना था, तो वो अभी क्लोज वेट स्टेट में है, जिससे यहाँ पे इसको फिन सेगमेंट मिल गया। अब उसने क्या करा, अपना जो भी रिमेनिंग डेटा था वो यहाँ से सेंड किया। ये सेंड करने के बाद अब सर्वर ऑल्सो वांट्स टू टर्मिनेट द कनेक्शन, तो सर्वर भी अब क्या करेगा, आपका फिन सेगमेंट सेंड कर देगा किसको, क्लाइंट को, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एक होता है जो ये वाला स्टेट होता है क्लोज वेट स्टेट से यहाँ पे किस में चला जाता है, ये लास्ट एसी के स्टेट में। लास्ट एसी के स्टेट में क्यों गया है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करेगा लास्ट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर एक्नॉलेज दिस फिन सेगमेंट। और यहाँ पे जैसे इसको फिन सेगमेंट मिलेगा सर्वर से, तो ये किस में चला जाएगा, टाइम वेट स्टेट में। यहाँ पे भी टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही फिन सेगमेंट मिला तो यहाँ पे इसने इसको एक्नॉलेजमेंट दिया, ठीक है। सपोज अगर एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुली चला जाता तो ये डायरेक्ट क्लोज स्टेट में चला जाता, लेकिन क्योंकि एक्नॉलेजमेंट सपोज यहाँ पे लॉस्ट हो गया, तो एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होने के केस में हम क्या करते हैं, ये टाइमर काम में आता है। अदरवाइज तो दोनों इन्फिनिटी वेट स्टेट में चले जाएंगे, तो यहाँ पे टाइमर काम में आता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो भी जाता है तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करते हैं, और अगर ये टाइमर एक्सपायर हो जाते हैं तो ये इमीडिएटली किस में चले जाते हैं, क्लोज स्टेट में, और एक लास्ट एसीके को एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारी लॉस्ट हुई थी। तो ये होता है आपका स्टेट ट्रांजिशन ऑफ टीसीपी। इसमें देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, आपको बस स्टेट टू स्टेट यहाँ पे ट्रांसमिट करना है। मैंने इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पूरा यहाँ पे समझा रखा है, ताकि जब आप नोट्स में से पढ़ेंगे तो आपको ईजी रहेगा, क्योंकि सिर्फ ये देखने से थोड़ा सा मे बी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट अगर आप ये, मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, अगर आप ये पॉइंट्स टू पॉइंट वापस से इसको देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। आपके लिए मैं एक बार पढ़ भी देती हूँ, देखो, क्लाइंट विल मूव फ्रॉम सिंक सेंड स्टेट टू दी established state when it gets sync ACK, दिस वन ये मैंने बताया ही था। इससे सिंक स्टेट सेंड स्टेट से established स्टेट में कब जाएगा, जब उसको ये वाली सिंक प्लस ACK रिसीव हो जाएगी। सर्वर विल मूव फ्रॉम लिसन स्टेट टू established स्टेट व्हेन इट गेट्स ACK, जब क्लाइंट से सर्वर को ACK मिलेगी तो वो भी लिसन स्टेट से किस में चला जाएगा, established स्टेट में। तो ये हो गया आपका कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेज। इसके बाद व्हेन क्लाइंट, अच्छा, if in established state both client and server will transmit the data, after connection establishment client and server both will send the data, तो डेटा ट्रांसफर फेज चलेगा। उसके बाद कौन सा फेज आता है हमारा, कनेक्शन टर्मिनेशन फेज। तो इसमें क्या है, जब क्लाइंट जो है ट्रांसमिट करता है फिन सेगमेंट, तो क्लाइंट किस में चला जाता है, established स्टेट से फिन वेट 1 स्टेट में, ओके। और चाहे फिन 1 स्टेट हो या फिन वेट 2 स्टेट हो, है ना, फिन सेगमेंट भेजने के बाद कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा, हालांकि वो डेटा एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम द रिसीवर साइड एंड खुद भी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। तो देखो, इन बोथ फिन 1 एंड फिन वेट 2 स्टेट क्लाइंट कांट सेंड एनी डेटा बट इट कैन एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द सर्वर। नेक्स्ट, सर्वर विल मूव फ्रॉम established स्टेट टू द closed wait state when the server has transmit only ACK segment but not the fin। तो देखो क्या कह रहे हैं, established स्टेट से
जो आपका सर्वर है वो क्लोज वेट स्टेट में जाएगा कब, जब वो सिर्फ एसी के सेंड कर रहा है, फिन सेगमेंट सेंड नहीं कर रहा, मतलब अभी क्लाइंट को टर्मिनेट नहीं करना है, सर्वर को टर्मिनेट नहीं करना है। नाउ if the server will move from closed wait state to last ACK state when server transmitted the fin segment। अब क्लोज्ड वेट स्टेट से ये लास्ट ACK स्टेट में कब जाएगा, जब सर्वर ऑल्सो वांट्स टू टर्मिनेट द कनेक्शन, तो ये भी फिन सेगमेंट भेज देगा। This state known as last ACK state because it is waiting for the last ACK acknowledgement from the client. Now client will move from fin wait to state to time wait state when he receives the fin segment from the server। ये देखो फिन वेट से टाइम वेट में कब गया, जब सर्वर से इसको फिन सेगमेंट रिसीव हुआ। ओके, नाउ the client in time wait state it will directly go to the close state once the timer expire। ये मैंने बता ही दिया, क्लोज स्टेट से वो सॉरी टाइम वेट स्टेट से डायरेक्टली क्लोज स्टेट में चला जाएगा जब जैसे ये टाइमर एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, सर्वर ऑल्सो मूव फ्रॉम लास्ट ACK स्टेट टू क्लोज स्टेट बाय टेकिंग द ACK सेगमेंट। ये मैंने बताया है कि इस एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट को लेके जो आपका सर्वर है वो भी लास्ट ACK से क्लोज स्टेट में चला जाएगा। बट व्हाट इफ दिस ACK सेगमेंट इज लॉस्ट, then also the timer will play the important role here। if the timer are expires then it will also one more fin is transmitted and then go to the closed state। ओके देन ये क्या करेगा, सपोज यहाँ टाइमर एक्सपायर हो गया और यहाँ पे इसने फिन सेगमेंट भेजा, फिर इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी बट एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई, तो उस केस में सर्वर कुछ टाइम के लिए वेट करेगा, लेकिन जैसे ही टाइमर एक्सपायर हो जाएगा तो क्या करेगा, एक और फिन सेगमेंट इसको भेजेगा और इमीडिएटली किसमें चला जाएगा, क्लोज्ड स्टेट में। दिस इज द स्टेट ट्रांजिशंस की कौन कौन सी ट्रांजिशंस में आपके क्लाइंट और सर्वर मूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है रीट्रांसमिशन आफ्टर टाइम आउट टाइमर। ठीक है, आरटीओ टाइमर हम यहाँ यूज करते हैं, जो ये टाइमर यूज कर रहे हैं इसका नाम क्या होता है, रीट्रांसमिशन आफ्टर टाइम आउट टाइमर। ठीक है, देखो जो DLL हमारी डेटा लिंक लेयर होती है उसमें हम एक स्टैटिक टाइमर यूज करते हैं, जबकि जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसमें हम एक डायनेमिक टाइमर यूज करते हैं बिकॉज ऑफ अ वेरिएबल ट्रैफिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विंडो साइज आपका ट्रैफिक जो होगा वो वेरिएबल होगा, जबकि स्टैटिक टाइमर्स किस लिए यूज होते हैं डेटा लिंक लेयर में, क्योंकि ट्रैफिक जो होता है उसके अंदर कॉन्स्टेंट या फिर हम क्या कह सकते हैं सेम होता है, इसलिए ध्यान रखना डेटा लिंक लेयर में आपका ट्रैफिक कांस्टेंट होता है, इसलिए आपका स्टैटिक टाइमर यूज होता है, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका ट्रैफिक जो होता है वो डायनामिक होता है, इसलिए आपका कौन सा टाइमर यूज होता है, डायनामिक, या फिर आप क्या बोल सकते हो, वेरिएबल ट्रैफिक होता है। ठीक है, तो देखो इसके न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी वैसे काफी कम होती है, बट कई बार वी नेवर नो कि अगर आ जाए तो हमें कवर कर लेना चाहिए, बहुत छोटी सी चीज है, इसमें आपको ध्यान रखना। इसमें 3 टर्म्स होती हैं, IRTT, NRTT एंड ERTT। I is stands for initial, N is for new and E is for estimated। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर आपको राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जो राउंड ट्रिप टाइम है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में वो कैसे निकलेगा, वो डिपेंड करेगा आपके इनिशियल और न्यू आरटीटी पे। तो सपोज इनिशियल आरटीटी का जो फैक्टर होता है वो ज्यादा होता है जब आप टोटल आरटीटी एस्टिमेटेड आरटीटी निकालते हैं, और न्यू आरटीटी का फैक्टर कम होता है, और ये फैक्टर मेजर होता है दिस अल्फा वैल्यू से। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे होती है 0.9। 0.9 का मतलब ये है कि देखो कैसे लिखा हमने, ERTT is equal to alpha into IRTT plus 1 minus alpha into NRTT, means alpha of IRTT is used and 1 minus alpha of NRTT is used, और alpha की वैल्यू है 0.9। इसका मतलब ERTT कैलकुलेट करने के लिए, आपका एस्टिमेटेड RTT कैलकुलेट करने के लिए 90% तो आप इनिशियल राउंड ट्रिप टाइम लेते हो और 10% आप क्या लेते हो, न्यू RTT। ठीक है, तो जैसे सपोज फर्स्ट हमारा ये फेज था, इसके अंदर यहाँ पे IRTT कितना सेंड हुआ 30 सेकेंड, और यहाँ से NRTT कितना सेंड हुआ 40 सेकेंड, तो ये आपका एस्टिमेटेड RTT कितना निकल जाएगा, अल्फा इंटू IRTT प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू NRTT। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 0.9 इंटू 30 प्लस 0.1 इंटू 40, तो कितना हो गया 27 प्लस 4 31 सेकेंड। तो जो ये एस्टिमेटेड RTT निकला ये आपका नया IRTT हो जाएगा नेक्स्ट ट्रांसफर के लिए। तो अब यहाँ पे ये 31 सेकंड तो ये हो गया। सपोज न्यू आरटीटी यहाँ पे कितना हुआ 50 सेकंड, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 सेकंड है तो 31 इंटू 0.9, क्योंकि IRTT 90% इस पे डिपेंड करेगा और 10% इस पे, तो 0.1 इंटू 50। ठीक है, ये तो आप कन्वर्ट कर ही लोगे, 90% है तो इसको हमने 0.9 फैक्टर में चीज लिखा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 32.9। तो देखो फर्स्ट के लिए हमारा कितना निकला ERTT 31 सेकेंड,
और सेकंड वाले के लिए कितना निकला हमारा ERTT 32.9। अब अगर हमें RTO कैलकुलेट करना हो, रीट्रांसमिशन आफ्टर टाइम आउट टाइमर, तो वो कितना होता है 2 इंटू इनिशियल ऑफ RTT, इनिशियल राउंड ट्रिप टाइम। तो अगर फर्स्ट वाले केस के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो कितना निकलेगा RTO, IRTT कितना है 30 सेकेंड, तो RTO कितना निकल जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। और सेकंड वाले के लिए RTO कितना निकल जाएगा, IRTT कितना निकल के आया यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो इस वाले के लिए अगर आप देखो, इस वाले के लिए कितना निकल जाएगा 2 इंटू 31 सेकेंड, तो 62 हो जाएगा। और अगर अब नेक्स्ट इस वाले फेज के लिए आप RTO निकालोगे तो कितना निकलेगा, जो ये ERTT था सेकंड फेज के लिए, वो थर्ड फेज में क्या हो जाएगा आपका IRTT बन जाएगा। तो अगर इसके लिए RTO निकालोगे तो 32.9 इंटू 2 इज 65.8। इस तरीके से RTO निकलता है, ठीक है। रीट्रांसमिशन आफ्टर टाइम आउट टाइमर ऐसे निकलेगा, और ERTT जो एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम है वो किस पे निकलेगा, इनिशियल राउंड ट्रिप टाइम से और न्यू राउंड ट्रिप टाइम से। ये ध्यान रखना है 90% फैक्टर आपका डिपेंड करता है इनिशियल राउंड ट्रिप टाइम पे, और 10% फैक्टर डिपेंड करता है आपका न्यू राउंड ट्रिप टाइम पे, ठीक है। इट इज अ जनरल टाइम बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी सेगमेंट। देखो ये एक जनरल टाइम है, इसको हम जनरल टाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर एक सेगमेंट के लिए कैलकुलेट होगा। जैसे एक सेगमेंट यहाँ गया तो इसके लिए आप यहाँ पे एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम भी निकालोगे और RTO टाइमर भी निकालोगे। फिर सेकंड सेगमेंट गया तो उसके लिए भी आपका एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम निकलेगा और RTO निकलेगा। इसके लिए यहाँ पे 62 हो जाएगा RTO, ठीक है, 62 सेकेंड। यहाँ पे फिर थर्ड सेगमेंट आया, थर्ड सेगमेंट के लिए IRTT इनिशियल राउंड ट्रिप टाइम क्या हो जाएगा, जो सेकंड सेगमेंट का एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम निकला था, ठीक है। तो उसके लिए RTO निकल जाएगा, इसको डबल कर दोगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हालांकि कम होती है, बट फिर भी आपको आना चाहिए अगर आ जाए तो, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में, काफी कम ही चीजें हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको स्टेट ट्रांजिशन और RTO का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं और इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू।